हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। और इसमें हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें हम पढ़ रहे हैं आईएफसी, आईडीए और एडीबी। तो आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को हम पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को भी हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ इसका भारत के संदर्भ में संबंध देखना है और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन हमको करना है। तो शुरू करते हैं हम। आईडीए और भारत के बीच के संबंध किस प्रकार से रहे हैं। तो देखिए, भारत जो है जो आईडीए का प्रारंभ से ही सदस्य रहा है और इसकी अपनी अपनी अभिधान राशि के आधार पर संचालक नियुक्त करने का भी अधिकार है। भारत के भाग 2 में सम्मिलित होने के कारण इसको अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। देखिए, आईडीए की सदस्यता की विशेषता क्या थी कि ये 2 भाग में थी। पार्ट 1 में तो 1 से 22 विकसित देश थे और पार्ट 2 में 112 अविकसित देश थे। तो 22 और 112 अविकसित देश अपने अभिधान का 10% तो परिवर्तनशील मुद्रा में और शेष 90% 5 किस्तों में चुकाने हेतु बाध्य है। तो भारत अविकसित देश है, इसलिए ये भाग 2 में लिस्टेड है और इसको इसी कारण से अनेक सुविधाएं भी प्राप्त है। आईडीए ने भारत को अब तक 170 ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनकी राशि $13,828 मिलियन है। और भारत को मुख्यतः जो ऋण प्रदान किया गया है वो रेल में, उद्योग, टेलीफोन एवं तार, सड़क निर्माण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन आदि के लिए प्रदान किया गया है। आईडीए द्वारा भारत को ऋण बिना ब्याज के ही दिए गए हैं, मतलब इन पर ब्याज नहीं है, केवल संचालन शुल्क है 3/4% और सभी प्रकार के ऋण 50 वर्ष की अवधि के लिए यानी दीर्घावधि के लिए दिए गए हैं और मोस्टली ये सामाजिक मूल्यों के आधार पर दिए गए हैं। इनके अलावा आईडीए द्वारा बिजली और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु भी ऋण प्रदान किए गए। अब बात करते हैं आईडीए की आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देखिए, ये अविकसित और विकासशील राष्ट्रों के लिए तो वरदान है, क्योंकि इस पर ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है ताकि इन देशों का विकास हो रहा है। लेकिन उससे नुकसान तो उसको हो रहा है ना, कि चलो उनको तो उनके लिए तो सही और उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं स्थापना की गई थी, लेकिन बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है तो वो अर्थ इसकी विकास संघ की जो पूंजी है उसके लिए कोई फ्रूटफुल नहीं है। विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री यूजीन ब्लेक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिन तक विश्व बैंक नहीं पहुंच सकता। हमारा ध्येय उन लोगों को सुंदर, स्वस्थ और निर्माणकारी जीवन प्रदान करना है। देखिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन में इसकी सिर्फ प्रशंसा ही की है यहाँ पर कि ये अविकसित और विकासशील देशों के लिए बहुत ज़्यादा सही साबित हुआ है। बिना ऋण के ब्याज दिया जा रहा है, आर्थिक विकास को उन देशों की प्रोत्साहन मिल रहा है, ये सब भी ठीक है। ये हम पक्ष में रख सकते हैं, लेकिन विपक्ष में ये भी हो सकता है कि केवल अविकसित और विकासशील देशों को ही देने से जो पूंजी है उसका फ्रूटफुल यूज़ नहीं ले पा रहे हैं, उसका लाभ नहीं, ब्याज नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आईडीए की जो हम कहें कि पूंजी है उसमें निरंतर कमी आ रही है, वो बढ़ नहीं रही है। कहने का मतलब ये कि इससे साख का निर्माण नहीं हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सितंबर 1963 को सितंबर 1963 को एशियाई एवं सुदूर पूर्व के देश के लिए आर्थिक आयोग द्वारा गठित एक विशेष समिति के सुझाव पर इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया और 19 दिसंबर 1966 से इसने अपना कार्य शुरू किया। एडीबी की स्थापना हुई सितंबर 1963 से और दिसंबर 1966 से इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। और इसकी स्थापना के जो उद्देश्य थे वो थे उपलब्ध साधनों का प्रयोग करने के लिए, सार्वजनिक तथा निजी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए, सहयोग, तकनीकी सहायता और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम थे उनको ध्यान में रखते हुए संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग में लाना इसका उद्देश्य था। एशियाई विकास बैंक एशिया में सुदूर पूर्व के देशों में आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक और निजी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन देता है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एशिया और सुदूर पूर्व के देशों के लिए ही स्थापित किया गया था। एशियाई विकास बैंक संयुक्त राष्ट्र तथा उससे संबद्ध संस्थानों और अन्य राष्ट्रीय, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग करता है जो इस क्षेत्र में विकास के लिए संबंधित विनियोग से संबंधित है। तकनीकी सहायता के लिए जो सदस्य देश हैं उनके विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण, वित्त प्रबंधन और क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता के लिए। इसके अलावा अन्य संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्थाओं, राष्ट्रीय, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं के मध्य सहयोग स्थापित करना है। प्रबंध की हम बात करें तो बैंक का प्रबंध प्रजातांत्रिक तरीके से संचालक मंडल करता है। प्रत्येक सदस्य देशों के 2 प्रतिनिधि होंगे, इंडिया के 2 प्रतिनिधि होंगे
और जो अन्य एशियाई देश हैं उनके भी 2-2 प्रतिनिधि होंगे, जिनमें से एक को तो प्रशासक और दूसरे को वैकल्पिक गवर्नर कहा जाता है। सभी प्रतिनिधि मिलकर के प्रशासक मंडल का गठन करते हैं। 12 संचालकों का चुनाव किसके द्वारा होता है? प्रशासक मंडल के द्वारा। और 12 संचालकों में से 8 संचालक इकाई क्षेत्र के होते हैं। इनका कार्यकाल आपका होगा जो 2 साल का होगा, और अध्यक्ष की नियुक्ति जो होगी वो 5 साल के लिए की जाएगी। यानी कि संचालकों की यदि हम बात करें तो 12 संचालकों में से का कार्यकाल तो 2 वर्ष का होगा, और उनके जो अध्यक्ष होगा उसकी 5 वर्ष के लिए की जाएगी। और वह 12 संचालकों के अतिरिक्त तो ये तो होता है, यानी कि टोटल हो गए 13 लोग हो गए। 12 तो आपके हो गए संचालक और एक हो गया आपका गवर्नर। अध्यक्ष एशियाई राष्ट्रों का ही व्यक्ति हो सकता है। देखिए, ये एशियाई और सुदूर पूर्व के देशों में सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है, यानी कि सिर्फ एशिया के देश और सुदूर पूर्व के देश इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो अध्यक्ष होगा वो सिर्फ एशियाई राष्ट्र से ही हो सकता है। सदस्यता की बात करते हैं। सदस्यता की हम बात करते हैं, इसके सदस्य कौन से हो सकते हैं? जो कि इकाई के सदस्य तथा सहायक सदस्य हैं, अन्य क्षेत्रीय देश तथा या गैर क्षेत्रीय विकसित देश जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके विशिष्ट एजेंसियों के सदस्य हैं। प्रारंभ में बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 32, और बाद में वो 47 हो गई। बैंक की सदस्यता एशिया महाद्वीप के बाहर के देशों को भी प्रदान की गई है, ताकि अधिक साधन प्राप्त किए जा सकें और विकसित देशों से भी संपर्क बनाए जा सके। यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, डेनमार्क आदि देशों को भी इसका सदस्य बनाया गया है। एशिया के अलावा के जो महाद्वीप है वहाँ से भी इनके सदस्य बने हैं। पूंजी, इसकी अधिकृत पूंजी 1000 मिलियन डॉलर रखी गई थी, जो बाद में 1100 मिलियन डॉलर कर दी गई और समय समय पर इसमें वृद्धि की गई है। इसके वित्तीय स्रोत की हम बात करें तो इसके साधारण कोष होगा एक तो, और एक होगा इसका विशेष कोष होगा। जो साधारण कोष होगा उसमें प्रार्थित पूंजी और ऋणों से प्राप्त राशि तथा विशेष कोष में दात्री देशों द्वारा प्रदत्त सहयोग होगा। ये यहाँ टेबल देखिए आप लोग कि एशियाई विकास बैंक के संविधान में यह भी व्यवस्था है कि गैर एशियाई सदस्यों की हिस्सा पूंजी कुल अधिकृत के 40% से अधिक नहीं हो सकती। अब जापान की पूंजी देखिए, भारत की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, इनकी पूंजी यहाँ पर लगी हुई है कि कितनी कितनी है। विकासशील देशों की सहायता एशियाई विकास बैंक ने कुछ विशेष कोषों की स्थापना की है, जैसे बहुउद्देशीय कोष तथा कृषि विशेष कोष, तकनीकी सहायता कोष इत्यादि। यानी कि इसने इन कई उद्देश्यों के लिए और कृषि से संबंधित और तकनीकी से संबंधित कोष की भी स्थापना की है। कार्यप्रणाली समझते हैं हम इसकी कि सदस्य देशों को ऋण प्रदान करने हेतु ये 2 प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाता है, एक तो साधारण और एक विशेष। जिस प्रकार से इसके 2 कोष हैं, साधारण कोष और विशेष कोष। साधारण प्रक्रिया के आधार पर ऋण पूंजीगत साधनों से दिए जाएंगे, विशेष ऋण विशेष कोषों से दिया जाएगा और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर दीर्घकालीन के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एडीबी अपने सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, जैसे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परियोजना हेतु प्रस्ताव बनाना, उन्हें वित्त प्रदान करना। इनके अलावा संबंधित देशों की स्वीकृति पर विशेषज्ञों की दल भेजना, कृषि और उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रों में नई इकाइयों के निर्माण में सहायता देना आदि कार्य करता है। देखिए यहाँ आप ऐसे समझिए कि इसके 2 कोष हैं, साधारण और विशेष। साधारण में प्रार्थित पूंजी और ऋणों से प्राप्त राशि होगी, और विशेष कोष में दात्री देशों द्वारा प्रदत्त सहयोग होगा। उसी प्रकार से लोन भी आपको साधारण प्रक्रिया द्वारा और विशेष प्रक्रिया द्वारा दिया जाएगा। जो साधारण प्रक्रिया का होगा वो पूंजीगत साधनों से दिया जाएगा, और जो विशेष प्रक्रिया का होगा वो विशेष कोष से होगा। और विशेष कोष कौन कौन से हो सकते हैं? या तो बहुउद्देशीय, या कृषि विशेष, या तकनीकी सहायता कोष। अब कई बार तकनीकी सहायता के लिए भी वो कोष प्रदान करता है, जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परियोजना के लिए प्रस्ताव, वित्त या विशेषज्ञ दल भेजना आदि। बैंक के कार्य हेतु सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए, जिनकी उनको पालना करनी चाहिए। यानी कि बैंक ऋण दे रहा है तो उस समय उसको किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। ऋण देते समय ऋणी देश के दायित्वों के संबंध में उसको आश्वस्त होना चाहिए। वित्त प्रदान करते समय पिछड़े और अल्प विकसित देशों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संबंधित देशों में अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं यदि वो, तो इस संबंध में भी बैंक से पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहिए। परियोजना का चयन करते समय परियोजना संतुलित तथा छोटे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोन नहीं देने चाहिए जिनसे कि किसी देश की सरकार को आपत्ति हो।
एशियाई विकास बैंकों को उन्हीं परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अर्ध क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जो बैंक द्वारा सहायता का प्रतिशत है वो कृषि क्षेत्र में 33.3% है, ऊर्जा में 27.6% है। अब बात करते हैं एडीबी एंड इंडिया। भारत को एडीबी से विशेष सहायता प्राप्त नहीं हो सकी है। अप्रैल 1980 में मनीला में एडीबी की बैठक में अर्ध विकसित देशों में तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास हेतु तत्कालीन वित्त मंत्री ने महत्व देने की बात दोहराई। 2004 अप्रैल तक भारत को कितना 14,550.3 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है। वियना सम्मेलन जो हुआ उसमें भी तत्कालीन वित्त मंत्री ने इसकी भर्ती नीति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने परियोजना क्रियान्वयन की भूमिका में गिरावट के प्रति भी चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा एडीबी में विकसित देशों के ही सलाहकारों को नियुक्त करने की नीति की आलोचना करी कि एडीबी में जो विकसित देशों के सलाहकार ही नियुक्त किए जा रहे हैं वो सिर्फ विकसित देशों के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू दे पा रहे हैं। इनके अलावा राजस्थान सरकार को भी एडीबी ने 10 लाख अरब डॉलर की ऋण राशि 1% ब्याज पर विकास कार्य हेतु दी है। आलोचनात्मक मूल्यांकन यदि हम करें, एडीबी ने अपनी स्थापना के पश्चात निर्बल और दरिद्रता से ग्रस्त एशिया के देशों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऋण सुविधा प्रदान की है, लेकिन फिर भी इस पर कुछ आरोप लगे हैं, जैसे अमेरिका को पूंजी और मताधिकार होने से बैंक की एशियाई पद्धति समाप्त हो सकती है। अगर अमेरिका जो है वो गैर एशियाई देश है, इसको पूंजी और मताधिकार दिया हुआ है, तो फिर बैंक की एशियाई पद्धति समाप्त हो सकती है। विश्व के विकास कोषों में कमी और उपलब्ध कोषों की तीव्र प्रतियोगिता से बैंक के पास साधनों का अभाव हो जाएगा। इसके अलावा एक आलोचना ये भी की जाती रही है कि जो एशियाई विकास बैंक है वो एशिया के देशों की स्थापना के लिए या एशिया के ही देशों की स्थापना, मैंने गलत बोल दिया, एशिया की महाद्वीप के ही देशों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके लिए ज़्यादा इसको तवज्जो दी जानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं दी जा रही है। हमने इसमें एशियाई महाद्वीप के अलावा के महाद्वीपों के देशों को भी इंक्लूड कर लिया है, तो वो कहीं ना कहीं एक गंभीर स्थिति बन सकती है यदि उनकी पूंजी ज़्यादा मात्रा में है। वैसे तो 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए उनकी, और उनको मताधिकार भी फिर पूंजी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो मान लो मताधिकार उनका ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनके जो कार्य करने की नीति रहेगी वो कहीं ना कहीं एशियाई देशों के पक्ष में नहीं रहेगी। उसके अलावा पक्षपातपूर्ण रवैया भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन तरीक़ों से इन मुद्दों पर आलोचना की जाती रही है। तो यदि इन मुद्दों को ध्यान में रख करके नीतियाँ स्थापित की जाए और अच्छे तरीके से, तो ये एशिया महाद्वीप के और सुदूर पूर्व के देशों के मध्य एशिया के जो पिछड़े हुए जो देश हैं, पिछड़े और दरिद्र देश है, उनके विकास का तो कार्य करेगा ही करेगा। इसके अलावा सुदूर पूर्व के देशों के और इस एशिया के देशों के मध्य सहयोग भी अच्छे तरीके से स्थापित हो सकेगा। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एक बार इसको हम फिर से रीड कर लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IFC, IDA और ADB। IFC की हम बात करें तो इसकी स्थापना, विधिवत स्थापना 24 जुलाई 1956 को हुई। ADB, IFC और भारत की हम बात करें तो ADB ने IFC ने भारत को काफ़ी सहायता करी है। इसकी आलोचना असंतोषजनक प्रकृति और ब्याज की ऊंची दरों के कारण, भेदभावपूर्ण नीति, कठोर शर्तों, ऋणों के आकार के कारण की जाती रही है। यदि ये कमियां दूर कर ली जाए तो IFC का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। और ये निजी उद्योगों में विनियोग के लिए, निजी उद्योगों को ऋण के लिए इसकी स्थापना की गई। ID की यदि हम बात करें तो ID की स्थापना सामाजिक पूंजी जिसके द्वारा लोक हित के सामान्य कार्यों का संपादन किया जाता है की आवश्यकता के लिए की गई है। यानी कि IFC के द्वारा जिनका हल नहीं हो सकता उसके लिए ये की गई है कि अल्प विकसित देशों में विकास कार्यों के लिए सस्ते ब्याज पर दीर्घकालीन पूंजी देने की आवश्यकता अनुभव की गई थी, जो कि सरकारी पूंजी में पूंजी लगाने को, सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाने को तत्पर है। देखो, IFC का मतलब तो हो गया निजी उद्योग, ठीक है। और हम बात करते हैं IDA की, तो IDA में वे सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाने के लिए दीर्घकालीन पूंजी वाली संस्था है ना। और हम बात करते हैं ADB की, तो ADB की स्थापना हुई थी एशिया और सुदूर पूर्व के देशों के मध्य सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए।
तो ये 3 हैं, तीनों के अपने अपने उद्देश्य हैं, तीनों के अपने अपने लक्ष्य हैं, तीनों की अपनी अपनी आलोचनाएं हैं। यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज होता है आपका।